वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ेंगे मैथ के बारे में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो आइए अब हम इनको शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसा कि चैप्टर का नाम लिखा हुआ है वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या पद्धति जो है उसमें संख्याओं को समझाया गया है कि संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है, तब जाकर हम वास्तविक संख्या को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जो संख्याएं हैं उसका पहला जो नंबर है वो होती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या उन्हें कहा जाता है जो संख्याएं गणितज्ञों के अनुसार प्रकृति से प्राप्त हुई हैं। ऐसी संख्याएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई हैं उन्हें ही प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याओं को इनके दूसरे नाम प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या या फिर प्राकृत संख्याओं को एक से शुरू करते हुए 1, 2, 3, 4, 5 और इस प्रकार अनंत तक ले जाया जाता है, जिसको उदाहरण से समझ सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस प्रकार अनंत तक। इसे अनंत कहते हैं। ये अनंत को दर्शाने के लिए चिन्ह है। अब इसके बाद जब संख्याओं को या किसी वस्तु को हमें गिनना होता है तब हम जिन अंकों का प्रयोग करते हैं ये वही अंक हैं। लेकिन जब गणितज्ञों को महसूस हुआ, जब उन्हें पता चला कि हमारे पास ऐसा कोई अंक नहीं है जो किसी वस्तु के ना होने या अनुपस्थित होने को दर्शा सके। जैसे अगर हम यहाँ बात करें कि हमारे पास एक मार्कर है लेकिन कोई स्थिति ऐसी हो जहाँ हमारे पास मार्कर नहीं है, जैसे एक हाथ में हमारे पास एक मार्कर है और दूसरे हाथ में कुछ नहीं है, तो एक हाथ में जो मार्कर की संख्या है उसे हम 1 से दर्शा सकते हैं, लेकिन दूसरे हाथ में जो मार्कर की संख्या है उसे दर्शाने के लिए हमारे पास कोई भी अंक उपस्थित नहीं था। तो इसके बाद जिन अंकों का या जिस अंक का प्रयोग करके वास्तविक संख्या में जोड़ा गया उस अंक को नाम दिया गया 0 या फिर शून्य। शून्य जो है वो किसी के ना होने की स्थिति को दर्शाता है, या हम इसको एक शब्द में कह सकते हैं, ये एम्प्टीनेस को दर्शाता है। किसी स्थान की रिक्तता के बारे में हमें दर्शाता है कि जो शून्य है। इसीलिए जब प्राकृतिक संख्याओं में 1, 2, 3 इस प्रकार की क्रमबद्ध गिनती या फिर अंकों में जब 0 के स्थान की बात आई तो हमने यहाँ 0 को देखा कि वो 1 से पहले रखा गया है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक अंक वस्तु को दर्शाता है वो वस्तुएं कितनी हैं, और जो 0 है उस वस्तु के ना होने की स्थिति को दर्शाता है, तो ये सबसे छोटी स्थिति होगी। तो इसीलिए जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार अनंत तक जाएंगी। तो इस संख्या पद्धति को या फिर इस संख्याओं के जो समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के बाद ऐसा महसूस हुआ कि जब 0 संख्या पद्धति या फिर संख्याओं में शामिल कर दिया गया तब हमारी जो संख्याएं हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। तो इसीलिए इन संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या नाम दिया गया। तो हम दूसरे नंबर पर डालेंगे नंबर 2 पूर्ण संख्या। इसके बाद अब तीसरे नंबर पर जो संख्याएं आती हैं उनको कहा जाता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं को ही दर्शाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास उपस्थित प्राकृतिक संख्याएं थी उन संख्याओं को यदि एक बार धनात्मक चिन्ह, जिसे इस चिन्ह से दर्शाया जाता है जिसे हम प्लस भी कहते हैं, और एक ऋणात्मक चिन्ह जिसे इस प्रकार दर्शाया जाता है, यदि इन चिन्हों से उसे दर्शाया जाए, उन अंकों को दर्शाया जाए, तब उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो उनका जो 2 भाग होंगे जो उनके, वो कहलाएंगे धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो इस प्रकार हमारे पास जो संख्याएं थी जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो जब इनको धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाए तो +1, +2, +3, +4 और +5 लिखा जाएगा, और जब इनको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाए तो -1, -2, -3,
-4 और -5 लिखा जाएगा। तो इस प्रकार जो धनात्मक चिन्ह के साथ संख्याएं लिखी जाती हैं उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जो संख्याएं ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं उन संख्याओं को हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। अब इसके बाद यदि हम यहाँ पर पूर्ण संख्याओं में एक अंक अलग से उपस्थित है जिसे 0 या 0 कहते हैं, उस अंक की अगर हम बात करें तो वो ना धनात्मक में गिना जाता है और ना ही ऋणात्मक में, क्योंकि उस चिन्ह के साथ किसी भी अवस्था में यदि हम धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करें तो वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, और ना ही ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करने पर भी उसमें कोई परिवर्तन आता है। इसीलिए जब 0 को +0 या 0 को -0 लिखा जाए तो ये किसी भी अंक के साथ जुड़कर या उसमें से घटकर उसमें कोई परिवर्तन पैदा नहीं करता। इसीलिए 0 को इन धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं का मध्य बिंदु भी कहा जाता है, जिस पर धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह कोई भी कार्य नहीं करता है। तो इसके बाद अब हम इसके अगले पॉइंट पर बात करते हैं, तो उसे भी देखते हैं। तो अब इसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे कि परिमेय संख्याएं जो हैं, नंबर 3 के बाद नंबर 4 पर परिमेय संख्याएं जो हैं वो क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनको यदि हम लिखें तो उन्हें किसी दूसरे अंक के अनुसार अंश बटे हर के रूप में भी लिखा जा सके। जैसे कोई संख्या है 5, तो इसको हम यदि P/Q या फिर हम इसको कहें A/B या फिर अंश बटे हर, इनमें से यदि किसी भी रूप में अगर लिखा जा सकता हो तो तब भी ये सभी संख्याएं जो यहाँ उपस्थित होंगी वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ऐसा कैसे है? यदि हम 5 को चाहें तो 10/2 के रूप में लिख सकते हैं। 10/2, जब 2 से 10 में भाग दिया जाएगा तो हमें 5 ही प्राप्त होगा। या फिर दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो 100/20 भी से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो 100 है वो अंश को दर्शाता है और जो 20 है वो हर को दर्शाता है। यहाँ पर एक बात हमें निश्चित करनी होगी, जो हर है या फिर B या Q, इसका कभी भी जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम 0 को हर के रूप में लिखते हैं, जो हर है वो भाग देने का काम करता है, जिसकी वजह से 0 से जब हम किसी संख्या में भाग देंगे तो हमें कोई निश्चित मान प्राप्त नहीं होगा, और जिससे हम जिस सवाल को हल करना चाहते हैं या परिमेय संख्या के सिद्धांत को समझना चाहते हैं तो वो हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि हर का जो मान है वो 0 ना होकर कोई भी संख्या हो। तो इस प्रकार यहाँ हम कह सकते हैं कि हर का जो मान है वो शून्येतर होना चाहिए। शून्येतर का मतलब क्या होता है? जिसमें शून्य शामिल ना हो। इसी प्रकार से एक संख्याएं होती हैं जिन्हें धनेतर कहा जाता है, जिसमें धनात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती, और एक प्रकार की संख्याएं होती हैं ऋणेतर, जिनमें ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारी अगली संख्याओं के बारे में, वो हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उन्हें कहा जाता है वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में या A/B या फिर अंश बटे हर के रूप में कभी ना लिखा जा सके। जैसे उदाहरण के लिए कुछ संख्याएं लिख सकते हैं √2 या √3 या फिर √5 या √7। ऐसी संख्याएं जो पूर्ण रूप से किसी भी संख्या का वर्ग ना हो। जैसे यदि हम इसमें इन दोनों के बीच या √4 लिखें तो जो √4 है इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 2, और 2 को तो किसी भी प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इसीलिए 2 को हम लिखना चाहें तो 4/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। इसीलिए जो 4 है वो एक परिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि उसे अंश बटे हर के रूप में या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन √2, √3 या √5 या √7 जो है वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ऐसा क्यों? या फिर किसी एक विशेष शब्द के अनुसार इनको समझें कि कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो वे संख्याएं जो संख्याएं अभाज्य भी हों और वो √ में लिखी हुई हों। जो संख्याएं अभाज्य होती हैं और उन्हें √ के साथ यदि लिखा जाए तो वो संख्याएं अपरिमेय संख्याओं में परिवर्तित हो जाती हैं। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को ही समाहित कर दिया जाता है। वास्तविक संख्या उन्हें कहते हैं जिन संख्याओं में प्राकृतिक संख्या,
पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या सभी को एक साथ पढ़ते हैं, वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और हमारे इस प्रश्नावली का नाम भी वास्तविक संख्याएं हैं, जिनमें हम विशेष रूप से पढ़ेंगे कि कैसे हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के साथ में सवालों को हल करेंगे और उनके गुण धर्मों को समझेंगे। तो इसलिए अब हम इस संख्या के या इस चैप्टर के बारे में ध्यान से पढ़ते हैं। तो आइए अब उसको शुरू करते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में। तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है उसके अनुसार किसी भी भाज्य संख्या उसे कहा जाता है जिसमें किसी भी संख्या का भाज्य जा सकता हो, जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जो संख्या अभाज्य नहीं होती उसे भाज्य कहा जाता है। जिस संख्या से हम उसमें भाग देते हैं उसे भाजक कहा जाता है। और जितनी बार हमारा भाग जाता है उसे कहते हैं भागफल। भाग देने के पश्चात, भाजक से भाज्य में भाग देने के पश्चात जो संख्या भाजक से कम होती है उसे शेषफल कहा जाता है। भाजक का जो मान है वो शेषफल से हमेशा अधिक होता है, चाहे वो 1 संख्या अधिक हो या 10 संख्या अधिक। वो इस बात पर निर्भर करता है कि भाजक और शेषफल के बीच में अंतर कितना है। तो इसके लिए हम एक उदाहरण समझ सकते हैं, या फिर इसको हम यहाँ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय को a बराबर से b इंटू क्यू, जिसे बी क्यू एक साथ भी लिखते हैं, प्लस आर के रूप में दर्शाया जाता है, जिसको हम इस प्रकार लिखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहा जाता है। अब इसमें हम कुछ उदाहरण समझ लेते हैं कि 67 जो है, एक संख्या है 67, इसमें यदि हम 4 से भाग दें तो हमारे लिए भागफल और शेषफल क्या होगा। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, जो 67 है वो a को दर्शाता है तो a बराबर से बी क्यू प्लस आर होगा। जो 67 है वो a को दर्शाता है, हम यहाँ लिखेंगे 67 बराबर से b का जो मान है वो 4 होगा, तो यहाँ 4 लिखेंगे। उसके बाद गुणा Q का मान प्राप्त करने के लिए हम यहाँ 4 से 67 में भाग देंगे। जब 4 से 67 में भाग दिया जाता है तो 16 बार भाग जाएगा, क्योंकि 16 गुणा 4 करने पर आता है 64। तो हम यहाँ लिखेंगे 16। और उसके बाद हम देखेंगे कि 64 के बाद कितनी संख्या हमारे पास शेष बचती है। 64 के बाद 65, 66 और 67। तो हमारे पास जो संख्या शेष बचेगी वो होगी 3। तो हम प्लस लगाकर 3 को यहाँ लिख देंगे। अब इस संख्या को, इस पूर्ण संख्या 4 गुणा 16 प्लस 3 को जब हल करके देखा जाएगा तो ये भी 67 के बारे में हमें निर्देशित करता है कि इसका मान, दाएं पक्ष का मान और बाएं पक्ष का मान, दोनों का मान समान है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण को समझते हैं, जिसमें जो 45 है वो a का मान है और b का मान यहाँ पर 9 दिया हुआ है। अब 9 से जब 45 में भाग देते हैं तो 5 बार पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा, तो 5 बार भाग चला गया है। अब हमारे पास जो r है, r का मतलब शेषफल है, तो शेषफल का मान हमारे पास कोई भी नहीं है। जब शेषफल का कोई भी मान नहीं होता तब हम शेषफल को हमेशा 0 से लिख देते हैं। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके हम यहाँ ये जान पाते हैं कि कैसे एक भाज्य, किसी भी भाज्य संख्या को, एक ऐसी संख्या जिसमें किसी दूसरी संख्या से भाग जा सकता है, तो किसी भी भाज्य संख्या को हम भाजक गुणा भागफल और शेषफल प्लस शेषफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये चीज़ हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में पता चलती है। तो इसके बाद हम यहाँ पर अब इसके अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो उसे भी हम देख लेते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि सबसे पहले प्रमेय होती क्या है। अभी हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में पढ़ा था, तो उसमें जो प्रमेय शब्द है उसका वर्णन समझ लेते हैं कि प्रमेय जो है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, एक ऐसा कथन जिसे पहले से सिद्ध कर दिया गया है और उसके बाद इसका प्रयोग अन्य किसी कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। जब हम कोई कथन काम में ले रहे हों या किसी सवाल को जब हम हल कर रहे हों, तो उस सवाल को हल करने के लिए जब किसी पहले कहे हुए कथन को हम जब काम में लाते हैं, तो जो कथन पहले कह दिया गया है या उसे जब पहले सिद्ध कर दिया गया है, तो उस कथन को प्रमेयिका का या प्रमेय का नाम दे दिया जाता है। तो इसीलिए जो प्रमेयिका है वो एक पहले से सिद्ध किया हुआ कथन कहलाता है। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा जान लेते हैं कि अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है ये भी पहले से सिद्ध किया हुआ कथन है। तो ये क्या है? इसके अनुसार प्रत्येक भाज्य जो संख्या होती है उसे अभाज्य गुणनखंडों, ये गुणनखंड होंगे ये अभाज्य होंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे हमारे पास उदाहरण है कुछ, इनको हम हल करके देखेंगे। 16
24 और 64, ये 3 संख्याएं हमारे पास अलग अलग। हम तीनों संख्याओं को हल करके देखेंगे कि कैसे ये संख्याएं भाज्य हैं और उसके बाद इनको जब गुणनखंड किया जाए तब इनका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगा। जैसे 16 है तो 16 को लिखेंगे हम, उसके बाद जब इसमें इसके गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से इसमें भाग देते हैं, तो वो होगा 2 से जब इसमें भाग देंगे तो 8 बार भाग जाएगा। फिर उसके बाद 8 एक सम संख्या है तो इसमें भी 2 से भाग जा सकता है, तो इसमें लिखेंगे हम 2 का भाग देने के बाद 4, फिर 4 में 2 से भाग देंगे, यहाँ पर 2 आएगा, फिर 2 से लास्ट टाइम भाग देंगे तो और ये 1 आएगा। तो इस प्रकार जब हम भाग देते हैं हमें तब तक भाग देना होता है जब तक हमें अंत में 1 प्राप्त ना हो जाए। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं जो 16 है उसको हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, या फिर हम इसको कहें तो 16 बराबर से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, या तो इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है या फिर 16 बराबर से 2 की घात 4 के रूप में भी इसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो 2 है जिस अंक का यहाँ प्रयोग हुआ है गुणनखंड में वो एक अभाज्य संख्या है। तो ये कथन यहाँ सिद्ध होता है कि अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय है वो हमें यही सिखाती है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। इसके लिए हम 24 के गुणनखंड करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 24 जब इसके गुणनखंड किए जाते हैं, जब हम 24 के गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले जब 2 से 24 में भाग देंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा, फिर 2 से 12 में भाग देंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा, फिर 6 में भी हम 2 से भाग दे सकते हैं क्योंकि एक सम संख्या है, फिर हमें 3 प्राप्त होता है। अब इसके बाद जब इस संख्या में 2 से भाग नहीं जाता तो हम संख्या को जो हमें प्राकृतिक संख्याओं में अगला अंक प्राप्त होता है उस अंक का प्रयोग हम यहाँ कर सकते हैं। तो अब हम 3 का भाग इसमें देकर देखेंगे तो 3 से 3 में एक बार भाग चला जाएगा और हमें भाग विधि के अनुसार या गुणनखंड करते वक्त तब तक भाग देना होता है जब तक हमें 1 प्राप्त ना हो जाए। तो अब यहाँ 24 के जो गुणनखंड हैं वो कुछ इस प्रकार से होंगे, 24 बराबर से 2, और 2 को हम या इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 क्योंकि 3 बार 2 आया है, या फिर हम चाहें तो इसे 2 की घात 3 के रूप में भी लिख सकते हैं। इसके बाद 3 को एक बार लिखा गया है तो गुणा 3 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको चाहें तो घात के रूप में अगर लिखना है तो हम 3 की घात 1 इसे लिख पाएंगे। इस प्रकार से हम 24 को भी उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 2 है वो भी अभाज्य है और जो 3 है वो भी एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद अब यहाँ 64 जो है उसको भी हम इसके गुणनखंड करके देखते हैं। तो देखिएगा 64 इसमें जब 2 से भाग दिया जाता है तो 32 प्राप्त होगा, जब 32 में 2 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होता है 16। अब 16 में भी हम 2 से भाग दे सकते हैं तो इसमें हमें 8 प्राप्त होगा, और उसके बाद 2 से जब 8 में भाग दिया जाएगा तो हमें 4 प्राप्त होगा, 4 में 2 से भाग देने पर 2 आता है, और 2 से 2 में भाग देने पर 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार अब यहाँ पर हम फिर से 64 को 2 के घातांक के रूप में लिख सकते हैं। तो 64 हो जाएगा 64 बराबर से 2 की घात, देखो यहाँ आप गिन सकते हैं इनको 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात 6 के रूप में भी इसे लिखा जा सकता है। तो इसके अलावा और भी कोई भी संख्या ऐसी हो सकती है जिसमें उस संख्या के और 1 के अलावा यदि किसी संख्या का भाग जाता है तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो जब भाज्य संख्या होगी तो उसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब इसके बाद हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो आइए अब उसे भी देख लेंगे। तो अब हम हमारे अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा HCF ज्ञात करना। यहाँ पर हम HCF ज्ञात करना सीखेंगे जिसके लिए हमें प्रयोग में लानी होगी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। तो वो एक बार हम देख लेते हैं वो क्या होती है। वो है A बराबर से BQ प्लस R। यहाँ पर हमें 2 अंक पहले से उपस्थित होते हैं सवाल में, उन्हें यहाँ लिखना होता है। वो होता है A और एक B। यहाँ पर हमारे पास संख्या है 76 और 68। जिस संख्या का मान अधिक होगा या फिर जो संख्या इन दोनों में बड़ी होगी उसे A माना जाएगा। तो यहाँ पर 68 और 76 में 76 बड़ा है तो ये A कहलाएगा, और जो संख्या छोटी होगी जैसे 68 छोटी संख्या है तो इसे हम B कहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि हमने 76 को B माना और 68 को A माना तो हम 76 से 68 में भाग नहीं दे पाएंगे, और हम यहाँ चाहते हैं कि हमें HCF ज्ञात हो। तो इसके लिए आवश्यकता होगी कि एक छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग दें।
तो इसे हल करके देखते हैं और हम देखते हैं किस प्रकार से या किस विधि का प्रयोग करके हम HCF ज्ञात कर पाएंगे। तो लिखते हैं 76 बराबर 68। अब हमें यहाँ ध्यान देना होगा कि 68 से कितनी बार इसमें भाग जाता है और कितना हमारे पास शेष बचता है, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि कैसे ये विधि काम करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ इसको इस प्रकार देख सकते हैं, जिसको आप चाहें तो अपने रफ वर्क में भी कर पाओगे। जैसे 68 से हम भाग दे रहे हैं 76 में, तो यहाँ पर लिखेंगे एक बार भाग जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 68 माइनस, अब उसके बाद हमें घटाना होगा, तो हम 6 में से 8 नहीं घटा सकते, तो हासिल लेकर ये 16 हो जाएगा। 16 में से जब 8 घटाएंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। उसके बाद हासिल वापस देने पर ये 6 होगा, 6 में से 6 घटाने पर 0 प्राप्त होगा। तो हमारे पास जो शेषफल है, जो r का मान है वो 8 होगा और जो q का मान है वो 1 होगा। तो इस प्रकार अब इनको हम आगे लिखेंगे, तो 68 गुणा 1 प्लस 8। हमने पहला स्टेप जो है, पहला जो चरण है वो पूर्ण कर लिया है। इसके बाद हमें इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा, लेकिन एक विशेष स्थिति को ध्यान में रखकर। वो क्या होगी? अब हमें b को a में परिवर्तित करना होगा और r को b में। जब हम इन दोनों ही स्थितियों को परिवर्तित कर देते हैं, जब इन दोनों संख्याओं को परिवर्तित कर देते हैं, तब हम इस स्टेप को या फिर इससे अगले स्टेप पर पहुंच पाते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे हम 68 बराबर से 8, और हमें अब देखना होगा 8 से 68 में कितनी बार भाग जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अब हम 8 से हम भाग देंगे 68 में, तो यहाँ पर देखिएगा 8 से 8 बार भाग जाता है। जब 64 आएगा फिर घटाएंगे तो 8 में से 4 घटाने पर हमें 4 प्राप्त होगा। जो ये 4 है ये r का मान होगा और जो 8 है वो q का मान होगा। तो अब फिर से हम q और r का मान यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे गुणा 8 में गुणा 8 होगा, उसके बाद प्लस और लास्ट में 4 जोड़ा जाएगा। उसके बाद फिर से जब तक ये प्रक्रिया हमें तब तक करनी होगी जब तक हमें अंत में r का मान 0 प्राप्त ना हो जाए। जब तक हमारे पास शेषफल 0 नहीं होता तब तक हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हम इस स्टेप को आगे बढ़ा लेते हैं। तो अब इस 8 को जो b का मान था उसे यहाँ लिखेंगे, उसे a बनाएंगे। उसके बाद जो r का मान है उसे हम b बना लेंगे, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। अब हमें फिर से 4 से 8 में भाग देना होगा, और ये हम जानते हैं कि 4 से 8 में 2 बार भाग जाता है। तो हम लिखेंगे 4 गुणा 2 और प्लस, जब हम 4 से 8 में भाग देते हैं तो 2 बार भाग जाता है, और उस स्थिति में हमारे पास शेषफल 0 बचता है। तो हम यहाँ लास्ट में हम यहाँ लिख सकते हैं कि 0 जो है वो हमारा शेषफल होगा। इस स्टेप को पूरा करने के बाद हमें जो r का मान है वो 0 प्राप्त हो गया है। ये प्रक्रिया हमें तब तक करनी होती है जब तक r का मान हमें 0 प्राप्त नहीं हो जाता। इस स्थिति में जिस अंक को हमने b बनाया था, यहाँ पर जो 4 है उसको हमने b बनाया था, तो अंत के चरण में या फिर फाइनल स्टेप में जो b का मान होता है वही हमारा HCF कहलाता है। तो दोनों ही संख्याएं 76, 68 के लिए जो HCF है वो हमारे लिए 4 होगा। तो इस प्रकार से या फिर इस विधि का प्रयोग करके, जिसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहा जाता है, उससे हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। यह विधि बहुत आसान है, लेकिन हमें बस एक विशेष स्थिति का ध्यान रखना होगा कि हमें कब कैसे b को a में परिवर्तित करना होता है और r को b में परिवर्तित करना होता है। जब ये स्थिति बिल्कुल सही होती है तो हमारा सवाल भी सही होगा और हमें किसी भी तरह से कोई भी गलत उत्तर प्राप्त नहीं होगा। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, तो उसे भी आइए अब देख लेते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगली विधि के बारे में या फिर अगले टॉपिक के बारे में, जो है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF ज्ञात करना। तो यहाँ पर हमने इसलिए उदाहरण लिया है ताकि आप एक ही उदाहरण के द्वारा ये समझ सको कि कैसे दो विधि होने पर भी हम एक ही हल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि 76 और 68 के जो HCF हैं वो कैसे निकाले जाएंगे। तो हम इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड विधि का यहाँ प्रयोग किया जा रहा है जिसमें अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 76 और 76 में अभाज्य गुणनखंड के लिए हमें यहाँ पर उन संख्याओं से भाग देना होगा जो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले 2 से भाग देंगे, सबसे छोटी संख्या है। 2 से जब 7 में भाग दिया जाता है तो 3 बार भाग जाएगा और यहाँ से 1 बचता है, तो और 6 को इसके साथ लगाने पर 16 हो जाएगा।
जब 16 में 2 से भाग दिया जाता है तो 8 बार भाग जाएगा। अब उसके बाद यहाँ 38 जो है वो एक सम संख्या है। सम संख्या होने पर हम यहाँ पर अब 2 से इसमें भाग देंगे फिर से, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 2 से 3 में भाग देने पर 1 बार भाग जाता है और एक शेष बचेगा। 1 और 8 मिलकर 18 की संख्या बनाते हैं, जिसमें 2 से भाग देने पर हमें 9 प्राप्त होगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक संख्या प्राप्त हुई है 19, जो 19 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसमें किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो हम यहाँ फिर से एक अभाज्य संख्या 19 से ही इसमें भाग देंगे तो हमें अंत में 1 प्राप्त हो जाएगा। और हमें ये गुणनखंड तब तक करने होते हैं जब तक हमें 1 प्राप्त नहीं हो जाता है। इसके बाद अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो 76 है उसके गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 19। और इसके बाद अब हम 68 के बारे में बात करते हैं। जो 68 है उसके गुणनखंड अब हम करते हैं, तो 2 से 68 में भाग देते हैं। तो सबसे पहले 6 में भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा, और जब 8 में भाग देंगे तो 4 बार भाग जाएगा। अब उसके बाद फिर से 2 से इसमें भाग दे सकते हैं, तो 2 से जब 3 में भाग देते हैं तो 1 बार भाग जाता है, और एक शेष बचकर यहाँ 4 के साथ जब उसे लगाते हैं तो ये 14 हो जाएगा। तो 2 से 14 में भाग देने पर हमें 7 प्राप्त होता है। तो इसीलिए ये संख्या बन जाती है 17, और 17 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में 17 से ही भाग जा सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 17 से 17 में भाग देने पर हमें 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार 68 जो है उसके जो गुणनखंड है वो हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त हुए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 17। अब यहाँ हम दोनों तरफ 76 और 68 के जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं उनमें हम वे संख्याएं प्राप्त करेंगे जो दोनों में उपस्थित हों। तो ऐसी संख्याएं जो दोनों अंकों या दोनों संख्याओं के गुणनखंड में उपस्थित होती हैं वही संख्या हमारी HCF कहलाती है। तो यहाँ पर जो 2 है और ये 2 है इसको 1 बार लिखेंगे। हम दोनों तरफ की संख्याओं को 2 बार नहीं लिखते, तो इसलिए पहली संख्या होगी 2 और दूसरी संख्या जो आएगी उसके लिए हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि HCF हो या फिर LCM उनमें जब गुणनखंड लिखे जाते हैं तो उन्हें गुणा के चिन्ह के साथ ही लिखते हैं। तो दूसरा अंक होगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर भी दूसरा अंक 2 है, और यहाँ पर हमें 2 लिख चुके हैं, जिससे 2 गुणा 2 करने पर प्राप्त होता है 4। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संख्या हमारे पास थी 76 और 68, जिसका हमने पहली विधि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा HCF ज्ञात किया था तब भी हमें 4 प्राप्त हुआ था, और जब हमने इसका HCF अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्राप्त किया है तब भी हमें इसका HCF 4 ही प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हम किसी भी विधि का प्रयोग करके किन्हीं भी संख्याओं का HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिकों के बारे में अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू एंड वेलकम।